मेरा नाम नवीन दुबे है। वैसे तो हमारे सारे मित्र लोग ही हैं, सारे जानने वाले हैं, हमारे सारे क्लाइंट लोग ही हैं। लेकिन एक दो लोग में भी कोई किसी फ्रेंड के फ्रेंड कोई ज्वाइन कर रखा हो तो उसको अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम नवीन दुबे है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, जो कि लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, कंप्लीट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो देखता हूं। पिछले 15 साल से इस प्रोफेशन में हूं, आप लोगों की सेवा करता हूं। आज का जो सेशन है नॉलेज सेशन है, और आज का जो पर्पस है कंप्लीट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, कंप्लीट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के बारे में बताना कि ये तो सबको पता है कि सेविंग करना जरूरी है, और हर लोग सेविंग करते भी हैं अपने अपने हिसाब से, हर कोई सेविंग करता है। लेकिन किस पोर्शन में, किस रेशियो में, कहाँ कहाँ पे क्या क्या सेविंग करना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ में हमारे एक मित्र हैं, एक स्पीकर हैं, मिस्टर अमित पालीवाल, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के काफी अच्छा मैनेजमेंट के बारे में इनको पता है। तो मैं अमित जी का स्वागत करता हूं इस सेशन के बाद। दोस्तों, एक चीज की मैं गारंटी दे, सबसे पहले तो आप लोग धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल के और यहाँ पे ज्वाइन किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये 30-40 मिनट का सेशन होगा, तो इस 30-40 मिनट के बाद इस चीज की तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस नॉलेज की वर्थ मिलेगी, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं मिस्टर अमित पालीवाल जी का। अमित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं और उसके बाद फिर हम अपना कंटेंट लेते हैं। स्क्रीन आ गई? जी, आगे सर, आगे। एक मिनट जी। गणेश, पीपीटी दिख रही है? जी सर, दिख रही है। ओके, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैसा कमाना और अमीर बनना। और मैं एक बात का आपको कमिटमेंट देता हूं, अगले 45 मिनट के बाद हम सब जो इस मीटिंग में बैठे हैं उनको दोस्तों अगले 45 मिनट में हम सबको ये विश्वास हो जाएगा कि हम अमीर बनेंगे। आप सब पैसा कमाना जानते हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाते हैं, मैं ये बताऊंगा कि पैसे को कई गुना कैसे बढ़ाते हैं, पैसों का पेड़ कैसे लगाते हैं, एक सेकंड इनकम कैसे जनरेट करते हैं कि मैं अपनी नौकरी करता रहूं, अपना बिजनेस करता रहूं और मेरा एक साइड बाय साइड सेकंड इनकम जनरेट हो जाए। हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम कुछ बात करेंगे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट की, म्यूचुअल फंड की, क्योंकि शेयर बाजार भी एक जरिया है अमीर बनने का। और बहुत सारे तरीके होते हैं निवेश के, लेकिन शेयर बाजार का ऐसा पहलू जो सच में आपको अमीर बना दे, हम उसको देखेंगे। हम कुछ बात करेंगे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। जैसा अभी सर ने बताया कि रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग होता है, निवेश के कुछ नियम होते हैं, नियमों के अनुसार यदि हम निवेश करते हैं तो हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, मेरी लग्जरी लाइफ, मेरे बच्चों की शादी, रिटायरमेंट के बाद मेरी मेरी और मेरी वाइफ की वृद्धावस्था की अवस्था, हम सरवाइव करें, शान से करें, खूब पैसा हो, खूब वेल्थ हो, इस दुनिया से जाएं तो पैसा छोड़ के जाएं, दे के जाएं। हम वैसी रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करेंगे कि मेरे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, मेरा गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस भी मेंटेन हो सके। हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। तो पहले शुरू करते हैं शेयर बाजार से। देखो, शेयर बाजार को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं शेयर बाजार के 3 फेस आपके सामने रखूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि शेयर बाजार क्या है और क्यों, कैसे हम उससे जुड़े हैं। एक बात समझ लीजिए, एक बच्चा जो 1 मिनट पहले पैदा हुआ है और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 2 मिनट पहले मरा है, हम सब लोग शेयर बाजार से जुड़े हैं। और शेयर बाजार को समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा आप कौन हैं, क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर कमर्शियल लाइफ। आप क्या काम करते हैं? दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। इन सब को समझना है। अपने आप से पूछिए आप कौन है, क्या करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। इस पूरी दुनिया में सभी तरह के प्रोफेशन को केवल 4 ही तरह से क्लासिफाई किया गया है।
पहला प्रोफेशन होता है एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी। मैं नौकरी करता हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है, और मेरा स्किल और टैलेंट बढ़ता है तो मेरी तनख्वाह बढ़ जाती है। हमेशा मुझे मेरे टैलेंट और काम करने के घंटे के हिसाब से पैसा मिलता रहता है, फिक्स कॉस्ट मेरे टैलेंट की है। एक दूसरा प्रोफेशन होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या प्रोफेशनल ट्यूटर होते हैं। एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं बिजनेसमैन। अक्सर एक उम्र बीत जाती है लोगों की ये सोचने में कि मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा। नौकरी से शुरू करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से शुरू करते हैं, और जिंदगी बीत जाती है, वो बिजनेस में उतर नहीं पाते, बिजनेस नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी करते करते, अपने खुद के बिजनेस को मेंटेन करते करते, कैसे एक दूसरा पहाड़ जितना बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। और चौथा प्रोफेशन होता है इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाता हूं, दिल्ली पब्लिक स्कूल मुझे सैलरी देता है। मेरा टैलेंट बढ़ेगा, मैं और अच्छे बच्चों को पढ़ाऊंगा, डीपीएस मेरी तनख्वाह बढ़ा देगा। डीपीएस मुझे मेरी सैलरी नहीं देगा तो मैं जीडी गोइंग का स्कूल में चला जाऊंगा। और एक लेवल के बाद मुझे लगता है, बेशक मैं एम्प्लॉय था, कि यार ये बच्चे तो खूब मैं पढ़ाता हूं और मुझे तनख्वाह छोटी सी मिलती है, मैं नौकरी छोड़ के अपना खुद का ट्यूशन देना शुरू कर देता हूं। तो अब मेरा कैडर चेंज हो गया, मैं एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, मैंने अपना ट्यूशन देना शुरू कर दिया। बच्चे आते हैं, अभी भी मुझे मेरे काम करने की कीमत मेरे घंटे के हिसाब से मिलती है, पहले भी मिलती थी, बस थोड़ी सी फ्रीडम आ गई। एक लेवल के बाद मुझे लगता है बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, अकेले इतने बैच मुझसे हैंडल नहीं होते, तो मैं 4 फिजिक्स के ट्यूटर पकड़ के लाता हूं, बोलता हूं तुम्हें तनख्वाह दूंगा, मेरे बच्चों को पढ़ाओ। अब मैं बन गया बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो होता है जो सैलरी दे करके लोगों से काम लेता है। और दोस्तों, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की लिमिटेशन है, क्योंकि काम करने के घंटे सीमित हैं। सबको भगवान ने 24 घंटा दिया, लेकिन बिजनेसमैन के घंटे की सीमा नहीं होती, जितने मर्जी लोगों को हायर करे। जैसे एक व्यक्ति को हायर करता हूं, मुझे 8 घंटे मिल जाते हैं। अब एक चौथी कैटेगरी होती है, उसे कहते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर या बैंकर या साहूकार या शेयर होल्डर, ये वो लोग हैं जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देते हैं, कि ये लो पकड़ो पैसा, तुम बिजनेस करो, हमें हमारा ब्याज देते रहना या हमें हमारा प्रॉफिट देते रहना। और इस पूरी दुनिया में 80% लोग, पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इंडिया, या तो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और केवल 20% आमदनी इस पूरी दुनिया की कमाते हैं। और इस पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में 20% लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, और पूरी दुनिया की 80% वेल्थ उनके पास है। तो आज आपको ये नक्की करना है कि मुझे 80% की जनता में रहना है कि 20% की जनता में आना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, इस सेशन के दौरान मैं साबित कर दूंगा कि नौकरी करते करते, अपना खुद का कारोबार चलाते चलाते, आप टाटा बिरला अंबानी में अपनी गिनती करा सकते हो, उनके सामने बैठ सकते हो। कैसे, जरा देखिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक दोस्त है जिसने कारोबार किया, और आपको लगता है यार पिछले 10 साल में इसकी तो बहुत तरक्की हुई, काश मैं भी नौकरी ना करता, ये काम कर रहा होता तो मैं भी अमीर बन जाता। या आज आपके पास पैसा आ जाए और आप सोचते हैं कुछ बिजनेस लगाना है, जहन में चल रहा होता है ना, यार कहीं से पैसा मिलेगा, मेरी बड़ी तमन्ना, मैं खुद का रेस्टोरेंट खोलूंगा, कहीं से पैसा मिलेगा, मैं खुद का कोचिंग सेंटर खोलूंगा, बस कहीं से पैसा मिल जाए। मान लीजिए आज वो पैसा आपके पास आ गया, तो आप क्या बिजनेस करना चाहेंगे? या जो आपको लगता हो कि अगले 10 साल में ये सबसे अच्छा धंधा रहेगा, या ऐसे कोई से 10 बिजनेस जिसके आप ग्राहक हो, जिसका प्रोडक्ट आप खरीदते हो। माने वो परचून की दुकान वाला जिससे आप ग्रोसरी लाते हो, वो एक बिजनेस है, आप उसके ग्राहक हो। कैंटाबिल के शोरूम में जाके आप कपड़ा लाते हो, तो कैंटाबिल बिजनेस है, आप उसके ग्राहक हो। ऐसे कोई से 10 बिजनेस जिनका प्रोडक्ट या सर्विसेज आप इस्तेमाल करते हैं। सोच के देखिए, यार ये प्रोडक्ट मैं बहुत यूज करता हूं, ये कंपनी मुझसे बहुत कमाती है, चलो यही कंपनी का धंधा लगाते हैं। मैं आपके सामने कुछ कंपनियां रख रहा हूं स्क्रीन पे। एक नाम है मारुति, सुना होगा आपने, कार चलाते हैं अपन लोग मारुति की। अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, पीवीआर, एलएनटी। आपको विश्वास नहीं होगा, ये सब क्या है? ये सब बिजनेसेस हैं और बिकाऊ है। इनकी कीमत चुकता करो और ये कंपनियां आज अभी इस वक्त आपकी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं हर 2 मिनट में एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार बनाता हूं, खुद बनाता हूं और बना के बेचता हूं, क्योंकि मैं
मारुति कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मारुति के 20,000 कर्मचारी मेरे लिए काम करते हैं। जब आप मारुति के शोरूम में जाके एक कार खरीदते हैं तो उसका 0.0001% मेरे पास भी आता है, क्योंकि मैंने मारुति का एक शेयर खरीदा हुआ है। और हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं और इस देश में फल और सब्जी की तरह शेयर और बिजनेस को खरीदा बेचा जा सकता है। जैसे मंडी में लगता है ना, सब्जी ले लो, आलू ले लो, ये शेयर हैं। टाटा ले लो, बिरला ले लो, अंबानी ले लो, ये सब बिकाऊ हैं। 8,000 रुपए में कार की फैक्ट्री लग जाती है, 1,000 रुपए में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट खुल जाती है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, आप माने या नहीं माने, शेयर बाजार में निवेश करें या नहीं करें, हम सब शेयर बाजार से जुड़े हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम सब शेयर बाजार का हिस्सा हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। ये कुछ कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट सुबह उठते ही मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं उठ के सबसे पहले दांत साफ करता हूं, कोलगेट, फिर मैं जिलेट के रेजर से दाढ़ी बनाता हूं, सेरा सैनिटरी वेयर की टॉयलेट एक्सेसरीज है, हैवेल्स के गीजर में पानी गर्म करता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के लक्स साबुन से नहाता हूं, इमामी की मर्दों वाली ब्यूटी क्रीम लगाता हूं, रेमंड का कोट पहनता हूं, टाइटन की घड़ी बांधता हूं, ब्रिटानिया का बिस्कुट खाता हूं, टाटा टी की चाय पीता हूं। ये मैं नहीं करता, ये आप भी करते हैं। ये सब शेयर्स हैं और ये सारे के सारे शेयर बिकाऊ हैं और इनकी अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015 के बीच की ग्रोथ आपके सामने। कोई कंपनी 10 गुना हो गई, कोई 20 गुना हो गई और सेरा सैनिटरी वेयर तो 50 गुना हो गया। पता क्यों? क्योंकि आज से 25 साल पहले, मैं दिल्ली एनसीआर की भी बात करूं तो दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे लोग सुबह सुबह खेतों में जाते थे। आज हर घर में टॉयलेट है और दिल्ली में अगर मैं देखूं तो आज लोग अपने टॉयलेट में 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। हम इन कंपनियों पे खर्च करते हैं, हम इन कंपनियों का प्रोडक्ट खरीदते हैं। आपके मेरे जैसे 100 करोड़ लोग इनका माल खरीदते हैं, इसलिए ये कंपनियां 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना होती हैं। तो क्यों ना इनके शेयर खरीद लिए जाए। जिसका मैं कंज्यूमर हूं उसका मालिक ही क्यों ना बनूं। और अभी तो देखो एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। इतनी बड़ी कंपनी एलआईसी, इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी और आप उसका एक शेयर खरीदेंगे तो आप एलआईसी के मालिक बन जाएंगे। और कंपनियां दिखाता हूं, दोपहर के बाद की दिनचर्या मेरी, मैं जुबिलेंट से पिज्जा मंगा के खाता हूं, मैं जी बिजनेस देखता हूं, मेरी भी सास बहू के सारे सीरियल देखती है, हफ्ते में एक बार हम पीवीआर सिनेमा जाते हैं, मैं गॉडफ्रे फिलिप की सिगरेट पीता हूं, यूनाइटेड स्पिरिट्स की ड्रिंक्स करता हूं, इसीलिए साल में एक बार अपोलो हॉस्पिटल जाना पड़ता है इलाज कराने। मुझे ल्यूपिन की दवाई लिख के देता है। इन कंपनियों की ग्रोथ देखिए, मैंने पिछली तेजी हटा दी जो पिछले 5 साल में शेयर बाजार में ग्रोथ आई है। अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015 की ग्रोथ है और इन कंपनियों ने मिलजुल करके ओवरऑल सालाना 26% का ब्याज दिया है। बैंक में 4.5% से ऊपर का ब्याज नहीं है। अपन लोग बोली की कमेटी भी जो डालते हैं ना तो 14-15% का ब्याज आता है और डूबने का रिस्क अलग। ये कंपनियां जिनका प्रोडक्ट आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ जो दूध पिएगा, जो डाइपर बांधेगा, डाइपर वाली कंपनी की भी शेयर है। एक बुजुर्ग इंसान जिनका अभी दाह संस्कार किया गया तो लकड़ी तो लगी होगी ना, लकड़ी वाली कंपनी के भी शेयर है। तो हम सब शेयर बाजार से जुड़े हैं। शेयर बाजार का एक हिस्सा मैंने आपको दिखाया, कंज्यूमर। हम कंज्यूमर, जब तक हम टाटा बिरला अंबानी एयरटेल जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनकी ग्रोथ रहेगी। अब शेयर बाजार का दूसरा फेस, अब मैं बात कर रहा हूं कंज्यूमर की नहीं, ओवरऑल शेयर बाजार की। पिछले 40 साल में आप लोगों ने सेंसेक्स और निफ्टी नाम सुना होगा। आज सेंसेक्स करीब करीब 60,000 और निफ्टी 18,000 है। भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स जो टॉप 30 कंपनी से बना है, इट वॉज इनिशिएटेड इन 1979 विद 100 रेट पॉइंट। 100 रुपए से सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी। सन 2010 में 17,000 पे पहुंचा। आज सन 2021 में ये 60,000 पे है और पूरे भारतीय शेयर बाजार की ग्रोथ है 17% सालाना कंपाउंडिंग। यानी हर साल 17%, हर साल 17%, ब्याज पे ब्याज, ग्रोथ पे ग्रोथ, कंपाउंडिंग। और जिन लोगों ने लंबे समय के लिए शेयर बाजार में पैसा रखा उनको 17% की ग्रोथ मिली है। और शेयर बाजार एकदम से ऐसे ऊपर नहीं आया, गिरता पड़ता गिरता पड़ता गिरता पड़ता आया है। जैसे छोटा बच्चा गिरता पड़ता गिरता पड़ता गिरता पड़ता बड़ा होता है। जब जब शेयर बाजार ऊपर जाता है बहुत निवेशक आ जाते हैं, फिर शेयर बाजार नीचे जाता है तो लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन जो लोग लंबे समय के लिए टिकते हैं, 5 साल, 8 साल, 12 साल, 20 साल, उनकी ग्रोथ बनी है। भाई सेंसेक्स 60,000 पे आया तो है ही है ना, कितनी बार गिरा हो लेकिन आया है, तो जो टिका है उसका पैसा बना है। और ये अलग अलग समय में आई गिरावटें हैं।
1988 में गिरा, 1993 में गिरा, अभी रिसेंटली देखो 2019 कोरोना में गिरा। पर जब जब जितना ज्यादा गिरा तब तब उतना ज्यादा चढ़ा भी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि शेयर बाजार गिरा और गिरा ही रह गया, जिंदगी भर ऊपर नहीं आया। तो जिन लोगों ने लंबे समय के लिए शेयर बाजार में पैसा डाला, उनका पैसा बना है। भारतीय शेयर बाजार ने करीब करीब 17% का ग्रोथ पिछले 40 साल में दिया है। अभी आप में जितने भी लोग यहाँ हैं, यदि आपको लगता है कि आपका आमदनी अगले 10 साल में पिछले 10 साल से बेहतर होएगा, तो आप खर्चा करोगे। या इंडियन इकोनॉमी अगले 20 साल में पिछले 20 साल से बेहतर परफॉर्म करेगी, तो कंपनियां ग्रो करेंगी। यदि 15% का भी ग्रोथ आया, तो अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख और 10 साल में सेंसेक्स 2 लाख होने की संभावनाएं हैं। ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, मैं गारंटी नहीं देता, बट मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। अब किसी को लगता है कि शेयर बाजार में रिस्क है, तो भैया रिस्क तो पहले भी था, आज भी है। आज से 15 साल पहले भी रिस्क था, आज भी है, 15 साल बाद भी रहेगा। रिस्क नहीं लेना ही जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है। अब एक क्वेश्चन आता है कि चलो जी शेयर बाजार में ग्रोथ है, तो मैं कौन सा शेयर खरीदूं? आजकल तो आईपीओ आ रहे हैं, एलआईसी का आईपीओ आना है, उसमें तो 10% का डिस्काउंट और 10% का रिजर्वेशन भी मिल रहा है। तो मैं कौन सा शेयर लूं जो मुझे प्रॉफिट दे? मैंने ऐसे भी शेयर देखे हैं जो एक ही दिन में डबल हो गए। मतलब आपने शेयर बाजार में जो आईपीओ होता है, जब नया शेयर आता है, आईपीओ अप्लाई किया, छठे सातवें दिन वो शेयर बाजार में लिस्ट हुआ और पैसा डबल, एक ही दिन में डबल। तो ऐसे कौन से शेयर हैं जो एक ही दिन में पैसा डबल कर देते हैं? इसको समझने के लिए चाय की दुकान को समझिए। ये चाय की दुकान है, छोटी सी चाय की दुकान, जहाँ पे 2-3 लोग काम करते हैं। ये आपके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर हो सकती है, क्योंकि शेयर बाजार को कॉन्सेप्ट से समझना जरूरी है कि क्यों शेयर बाजार में पैसा बनता है और कैसे बनता है। मान लीजिए चाय की दुकान है, और ये चाय की दुकान रोज 100 रुपए का प्रॉफिट देती है, मतलब सब खर्चे काटने के बाद 100 रुपए रोज का प्रॉफिट है। इस चाय की दुकान की आप कितनी कीमत लगाएंगे? आपको समय नहीं देना, दुकान खोलनी बंद करनी, सब कर्मचारी करेंगे, एमसीडी का टैक्स, पुलिस वालों का सब देने के बाद रोज शाम को ये चाय वाला 100 रुपए आपके घर दे जाएगा कि साहब ये रहा आपका प्रॉफिट, इस दुकान को कितने में खरीदेंगे? जो भी एक्स वैल्यू आप लगाना चाहें। अब मान लीजिए कल को इसका प्रॉफिट, जो चाय की दुकान रोज 100 रुपए दे रही थी, इसका प्रॉफिट 100 की बजाय 200 रुपए रोज होने लगा, तो आप कितना रुपए में खरीदेंगे? या इसका प्रॉफिट 100 रुपए रोज जो आता था, वो गिर के 50 रुपए रोज रह गया, तो आप कितनी बोली लगाएंगे? द सेम प्रिंसिपल वर्क इन ए शेयर मार्केट। हर वो कंपनी जिसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है या ज्यादा बिकने लग गया है, उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और जिसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा उसके शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। दिस इज द कॉमन प्रिंसिपल वर्क इन अ शेयर मार्केट। तो जो कंपनियों का भविष्य अच्छा है, जैसे आज की जनरेशन को देख के आइडिया लगाइए, मैं कुछ शेयर आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूं, जैसे सोलर एनर्जी, इसका भविष्य अच्छा है, तो इन कंपनियों के शेयर चढ़ने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसकी डिमांड है। ऑनलाइन पोर्टल्स, हम घर पे खाना आजकल ऑनलाइन मंगाने लग गए। यूथ डिमांड, ऑनलाइन गेमिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी, हर वो बिजनेस जिसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उसका शेयर भी इंक्रीज होगा। तो ये समझने की जरूरत है कि कौन सा शेयर भविष्य में अच्छा करेगा। वो शेयर अच्छा करेगा जिसके प्रोडक्ट की डिमांड भविष्य में अच्छी रहेगी। अब बजट आता है, इकोनॉमी बदलती है, उसके हिसाब से समझना पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंट बजट आया, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी के ऊपर जोर दिया गया। इससे आइडिया लगता है कि ये शेयर चढ़ेंगे। क्योंकि हमने शेयर बाजार की बात की, तो एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ अवेयरनेस के लिए की गई है। मैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का, शेयर का, म्यूचुअल फंड का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। और मैथमेटिकल फिगर हमने सिर्फ एग्जांपल्स और प्रोजेक्शन के लिए लिए हैं। मैं किसी भी तरह के रिटर्न की कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा। एंड थैंक यू मिस्टर नवीद दुबे, जिन्होंने, दुबे जी ने ये सेशन रखवाया और मुझे मौका दिया आपके क्लाइंट के सामने अपनी बात रखने का। दोस्तों, मैं अपनी बात पे कमिटेड हूं। मैं 20 मिनट ले चुका और 20 मिनट और लूंगा, और मैं गारंटी देता हूं यहाँ बैठे हर व्यक्ति को मैं अमीर बना के रहूंगा। सोच, कहते हैं कि एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक दिन में लिया हुआ सही निर्णय एक दिन जिंदगी बदल देता है। मैं वही आपको दिखाने जा रहा हूं कि सही डिसीजन कैसे लेना है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। निवेश करते समय सही निवेश करेंगे, जिस निवेश पे आपके बच्चों का भविष्य, आपकी रिटायरमेंट टिकी है, ताकि आप अमीर सच में बने। तो शेयर बाजार की जहां तक बात है, शेयर बाजार में एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि कब कौन सा शेयर चढ़ेगा उतरेगा तो समझना मुश्किल है।
सभी के लिए मुश्किल होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल फंड, जो इंडिया में पिछले 30 साल से है, जहां पे एक पूल कॉमन मनी होती है, जो सब लोग मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं, जैसे बोली की कमेटी है, कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 5000 देगा, कोई 50,000 देगा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। उस पैसे से फिर रिसर्च टीम हायर की जाती है और वो उस पैसे को अलग अलग कंपनी के शेयर में, कब शेयर खरीदने, कब बेचने, कब टाटा लेना, कब बिरला लेना, कब ऑटोमोबाइल में जाना, कब बैंकिंग में जाना, रिसर्च टीम डिसीजन लेती है। और ये सब कुछ सेबी की निगरानी में होता है, प्रोफेशनल टीम होती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा फ्रेमवर्क बनाया। और मैं आपको रियल रिटर्न दिखाऊंगा म्यूचुअल फंड में क्या रियल रिटर्न बने। पहला फायदा म्यूचुअल फंड का, पहला और सबसे बड़ा फायदा, कि आप 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट भी चाहे तो केवल 500 रुपए से शुरू कर सकता है। और यदि आप मेरे को 500 रुपए दें, केवल 500 रुपए, तो भी आपका पैसा 50 कंपनी में बांट के डलेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जॉकी अंडरवियर गारमेंट, आपने नाम सुना होगा, जॉकी के चड्डी बनियान हम पहनते हैं, उसका एक शेयर 40,000 रुपए का है। आप 500 रुपए देंगे तो भी वैसे शेयर खरीदे जाएंगे। एमआरएफ कंपनी, जिसका टायर डलवाते हैं ना अपन लोग अपनी गाड़ी में, उसका एक शेयर 1 लाख रुपए का है। तो जब आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, जो भी रकम आप देंगे, आपके पैसे से 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। माने 2 कार की फैक्ट्री लग गई, एक बाइक की फैक्ट्री लग गई, एक दवाई की फैक्ट्री लग गई, 2 हॉस्पिटल खुल गए, 2 आईटी फर्म लग गई, एक बैंक खुल गया, 2 पेट्रोल पंप लग गए। इस तरह से आपका पैसा 50 कंपनी में बांट के डलेगा। और मैं आपको रियल रिटर्न दिखाता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा, एसबीआई, इनका म्यूचुअल फंड डिवीजन है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। ये एसबीआई ने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, बोला कि आप हमको पैसा दो, हम शेयर बाजार में लगाएंगे, अलग अलग कंपनी के शेयर अपने हिसाब से लेंगे, जो प्रॉफिट बना वो आपका। सन 2004 में 10 रुपए का आया था, आज सन 2021 कीमत है 230 रुपया, सालाना रिटर्न 20%। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो रिटर्न इसमें बने हैं ना, 23 टाइम्स इन 17 ईयर। 17 साल में पैसा 23 गुना कहां होता है बताइए। सालाना 20% का ब्याज, और 500 रुपए से शुरुआत की जा सकती है, 1000 रुपए से शुरुआत की जा सकती है। टैक्स रिबेट लेना चाहे तो इसमें टैक्स सेविंग भी मिलती है। रिलायंस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी के समय की बात है, जब अंबानी साहब थे, धीरू भाई जी, 1995 में 10 रुपए का लॉन्च हुआ था। आज सन 2021 कीमत है 2000 रुपया, सालाना रिटर्न 21%। सोचिए, 21% सालाना रिटर्न। और किसी व्यक्ति ने केवल 1 लाख रुपए दिया, जस्ट 1 लाख रुपीज, विच हैज बिकम 2 करोड़ नाउ। 1 लाख रुपया 25 साल पहले दिया, आज 2 करोड़ वापिस आ रहा है। आप लोग जिस घर में, जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, आपका है या पिताजी का है, पूछिएगा कि 25 साल पहले क्या कीमत थी, आज क्या कीमत है, कितना ग्रोथ हुआ। इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ होगा। ये म्यूचुअल फंड के रियल रिटर्न्स है। एक आम आदमी ये लेवल के रिटर्न्स बना सकता है, छोटी रकम निवेश करके भी ये प्रॉफिट लिया जा सकता है। अगर मैं केवल एसबीआई और रिलायंस की बात नहीं कर रहा, इंडिया के जितने भी म्यूचुअल फंड है डाइवर्सिफाइड नेचर के, मतलब जो 15 साल से ज्यादा पुराने, केवल उन्हीं की बात कर रहा हूं, सभी म्यूचुअल फंड का रिटर्न 15% सालाना से ज्यादा है, अच्छे बुरे सब मिला के। यदि किसी व्यक्ति ने केवल 15,000 रुपए महीना दिया होता पिछले 15 साल में, तो आज उसके पास पूरा 1 करोड़ रुपया होता, पूरा 1 करोड़। आप सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग पीएफ में पैसा दे रहे होंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी में दे रहे होंगे। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, अब अपने को मालूम है अपने बच्चे अपने धंधे में नहीं आएंगे, 60 साल की उम्र के बाद धंधे का क्या करेंगे। तो आपके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट बनता है, अपने नेट प्रॉफिट का 10% निकालिए, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। अब क्या होगा कि मान लीजिए आप 10,000 रुपए महीना म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं, तो 10,000 रुपए महीने से आपकी कार की फैक्ट्री, कपड़ा की फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, बैंक, आईटी फर्म सब लग रहा है। अगले 15 साल में आपका धंधा वाइंड अप करना चाहे कर लीजिए, ये नया धंधा जिसमें आपके लिए टाटा, बिरला, अंबानी, विदानी, अदानी सब काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि अंबानी अदानी बहुत बढ़ रहे हैं। भैया, अंबानी अदानी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, आइए और मेरा शेयर खरीदिए, मुझे पैसा दीजिए, मैं धंधा करूंगा। खरीदो ना, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, बिनानी, जितने शेयर हैं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं भारत में जो बिकाऊ ना हो। आप बोलिए मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, बहुत सारे शेयर अवेलेबल है। आप बोलिए मेरे को कार का फैक्ट्री लगाना, शेयर अवेलेबल है। ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग, हर कंपनी के शेयर शेयर बाजार में अवेलेबल है, चाहे आप शेयर खरीदिए
और यदि आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो एक साथ 50 कंपनी के शेयर आपको मिल जाते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया वो शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड थे। म्यूचुअल फंड में और भी कैटेगरीज होती है, जैसे डेट फंड, इनका शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं है। गोल्ड फंड यानी प्योर गोल्ड आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसे डिजिटल गोल्ड कहते हैं। या बैलेंस फंड, जो लोग नए निवेशक हैं या शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं वो डाल सकते हैं पैसा। डेट फंड वो होते हैं, जैसे शेयर बाजार वाला फंड शेयर्स में निवेश करता है, ऐसे बॉन्ड फंड बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। इनका शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो है ही है, लेकिन आपको एक सेफ रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आपके घर में अगले 5 साल में शादी है, अब 3 से 4 साल के लिए शेयर बाजार का रिस्क नहीं ले सकते, आपको शॉर्ट टर्म सेविंग करनी आप इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए 2 साल के बाद बच्चे का कॉलेज एडमिशन है, अभी एकदम से बड़ी रकम चाहिए, हर महीने 5,000 इसमें डालते रहिए। आप बिजनेसमैन है, हर साल दिवाली पे 5 लाख रुपए की दिवाली बांटनी पड़ती है, तो डाल दो भैया 50,000 रुपए महीना, इसमें इकट्ठा हो जाएगा पैसा। तो शॉर्ट टर्म नीड, आप हाउस वाइफ हैं, कुछ मंथली बचता है घर खर्च में, आप इसमें डाल सकते हैं। अब मान लीजिए मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ये डिजिटल गोल्ड है, एसबीआई गोल्ड। आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको 1 तोला सोने का स्टेटमेंट दे दूंगा, जिस दिन आप पैसा वापस मांगोगे उस दिन की ग्रोथ रेट के हिसाब से आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपके घर में भतीजी भांजी साली जो भी है, 3-4 साल के बाद शादी होनी है, आज सोने का रेट 48,000 रुपए तोला है, तब हो सकता है 1 लाख रुपए तोला हो। 1 लाख रुपए तोले पे खरीदेंगे, बेहतर है आज ही से मंथली 5,000 मंथली 10,000 में आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। इसके फायदे देखिए, ये सोना नकली नहीं होगा क्योंकि डिजिटल फॉर्म है, इस सोने में मिलावट नहीं होगी, प्योर 24 कैरेट है। ये सोना चोरी नहीं हो सकता क्योंकि सरकार के पास पड़ा है, बैंक के पास पड़ा, आपको स्टेटमेंट मिला है और जब चाहे वापिस ले सकते हैं। तो आपकी शॉर्ट टर्म नीड के लिए यू कैन थिंक अबाउट इट। अब बैलेंस फंड एक ऐसी कैटेगरी होती है जो कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में डालते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म नीड के लिए निवेश करना चाहते हैं, या मान लीजिए रिटायरमेंट हुए हैं, इकट्ठा 1 करोड़ मिला और सोचते हैं बैंक में रख के मंथली पेंशन आ जाए, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, पहली बार निवेश कर रहे हैं, अब बैलेंस फंड में आ सकते हैं। पिछले 20 साल का बैलेंस फंड का भी जो इतिहास है, करीब करीब 14% सालाना रिटर्न बैलेंस फंड में भी बने हैं। शेयर बाजार में तो 20-21% बनता है। अभी शेयर बाजार को बाजू में रखते हैं और बात करते हैं गणित की। आज मैं दुनिया का 8वां अजूबा आपके सामने रखूंगा। जितने लोग इस मीटिंग में हैं, शायद 50 थे, मैंने देखे थे जहां तक मुझे ध्यान है। हम सबने 10वीं कक्षा पास की है, वी ऑल हैव डन 10th स्टैंडर्ड पास, 10वीं का एग्जाम सबने पास किया। 10वीं कक्षा में मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग रिटर्न, जो मुझे आज तक याद नहीं हुआ, मैं आज भी कैलकुलेटर से करता हूँ एक्सेल में डाल के। चक्रवृद्धि ब्याज इस दुनिया का 8वां अजूबा है, कुछ इस तरह से। यदि कोई व्यक्ति केवल 1 लाख रुपए निवेश करता है, 10 साल 20 साल मैंने सब टाइम फ्रेम ले लिया, 8% से ग्रो करता है तो 2 लाख रुपए बनता है, 20% से ग्रो करता है तो 6 लाख बनता है। शॉर्टर पीरियड में फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लॉन्गर पीरियड में देखिए 20 साल के बाद 4 लाख और 40 लाख का डिफरेंस है। अभी आपको आपके 1 लाख रुपए को 4 लाख बनाना है कि 40 लाख बनाना है, दोनों ऑप्शन आपके सामने है। जहां प्रिंटेड गारंटी मिलती है, चाहे वो आरबीआई बॉन्ड है, पीएफ है, एलआईसी है, सरकारी बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस, वहां पे रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है। और जहां पे ग्रोथ है वो थोड़ा सा रिस्क एसोसिएटेड है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पैसे को बांट दीजिए, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखिए, कुछ एलआईसी में, कुछ पीएफ में, कुछ बैंक में, लेकिन कुछ पैसा शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में जरूर डालिए और एलआईसी आईपीओ तो जरूर लीजिए। अभी मैं आपके सामने कंपाउंडिंग रिटर्न में 10,000 रुपए महीने की कैलकुलेशन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में लोग एवरेज 10,000 रुपए महीना निवेश कर लेते हैं। 10,000 रुपए महीना यदि 5% से ग्रो करता है तो ग्रोथ आपके सामने है, यही 15% से ग्रो करता है तो 1.25 करोड़ बनता है। मैं बोलता हूँ कि हम 4 जगह पैसा बांट के डालेंगे, एलआईसी में, पीएफ में, बैंक में, एनपीएस में। यदि 10% की भी मोटा मोटी ग्रोथ बन गई तो पैसा बनेगा 60-65 लाख। अभी आप खुद देखिए कैसे आपको निवेश करना है। यदि मैं एक टारगेट अप्रोच की बात करूं कि मुझे अपने बच्चे से बड़े होने से पहले 5 करोड़ चाहिए ताकि मैं इसे विदेश में पढ़ा सकूं, एमबीबीएस करा सकूं, 5 करोड़ चाहिए, या मैं रिटायरमेंट से पहले 5 करोड़ जोड़ना चाहता हूं, तो 5 करोड़ के टारगेट के लिए गोल है ये। यदि 8% पे आपका रिटर्न आ रहा है तो 55,000 रुपए महीना चाहिए। यदि आपको आने वाला रिटर्न 20-15% है तो ये चाहिए। और मैं मोटा मोटी 12% मान लेता हूं कि भाई ना इधर की ना उधर की, हम बैलेंस दो के चलेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। 12% अगर रिटर्न मान ले तो 30,000 रुपए महीना यदि आप जोड़ें तो 5-1 करोड़ की
फिगर आपकी अगले 25 साल में पूरी हो सकती है, जिसको मैंने बैलेंस्ड और मीडियम अप्रोच लिया। और अपन क्या बोलते हैं ना, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, होना भी यही चाहिए। देखो, मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरा घर चल रहा है, मैं बचत भी कर रहा हूं, बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी भी होगी, और रिटायरमेंट के लिए भी बचत कर रहा हूं, सब कुछ स्मूथ चलता रहा, बहुत अच्छी बात है। भगवान ना करे कुछ बिगड़ गया, इसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, इसीलिए रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग होता है कि सब पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं डालना, सब पैसा इंश्योरेंस में नहीं डालना। हम क्या बोलते हैं कि आप मिलिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे आपके टारगेट्स और गोल के हिसाब से। उतना भी नहीं कर सकते तो केवल इतना कीजिए, अपने पैसे के 3 हिस्से कर दीजिए। 33% को डालिए जीवन बीमा में, 33% को डालिए शॉर्ट टर्म गोल्ड बॉन्ड में, और 33% को डालिए लॉन्ग टर्म में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, एसआईपी में, शेयर बाजार में, जहां पे वेल्थ क्रिएट हो। क्यों मैं ये 3 चीजें बोल रहा हूँ, बात समझिए। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, मैं पैसा कमा के ला रहा हूँ, घर चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, किचन चल रहा है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सेविंग हो रही है, मेरी रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग हो रही है। भगवान ना करे लाइफ में फेलियर आ जाए, कौन हेल्प करेगा मेरी? अगर मेरा प्लान ए फेल हो गया तो व्हाट इज प्लान बी? कहते हैं ना भाई, लाइफ का प्लान बी क्या है? और अभी हमने रिसेंट पिछले 3 साल में देखा है, कोरोना आ गया, नौकरी चली गई, क्या करेंगे? बेड रेस्ट आ गया, मेडिकल बिल तो कंपनी ने पास कर दिया 6 महीने का बेड रेस्ट एक्सीडेंट के बाद, लेकिन 6 महीने ऑफिस में जाऊंगा, तनख्वाह कौन देगा? तो मैंने क्या बोला था, 33% पैसा, रूल ये बोलता है कि मेरी मंथली आमदनी के 6 गुने के बराबर मेरे पास लिक्विड एसेट होना चाहिए। उसको गोल्ड में रखो, बॉन्ड में रखो, एफडी में रखो, चाहे घर में रखो। अगर मेरे पास 6 महीने के बराबर का लिक्विड एसेट है, जो मैंने बोला बॉन्ड में डालो या गोल्ड में डालो, तो ऐसी कोई भी इमरजेंसी के लिए मैं तैयार रहूंगा। मुझे अपनी पॉलिसी नहीं तोड़वानी पड़ेगी, घाटे में चलता म्यूचुअल फंड नहीं बेचना पड़ेगा। तो लाइफ में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। इमरजेंसी से निपटने के लिए आपके पास मंथली आमदनी का 6 गुने के बराबर का बैकअप फंड होना चाहिए। आप मंथली कर सकते हैं, तो इसमें 2 फायदे हैं। एक, इमरजेंसी आई तो मेरी इमरजेंसी इससे पूरी होगी। दूसरा, मेरी जो शॉर्ट टर्म नीड है, जो 12 महीने के बाद टारगेट आना है, बच्चों का एडमिशन है, जो 24 महीने के बाद टारगेट आना है, गाड़ी को 10 साल पूरे हो जाएंगे दूसरी लेनी है, जो 36 महीने के बाद टारगेट है, बिटिया या भतीजी या भांजी की शादी है, जो 5 साल के बाद टारगेट है, यार बच्चे कह रहे हैं विदेश यात्रा पे जाना है, इन सबको भी ये शॉर्ट टर्म नीड वाले प्रोडक्ट पूरा कर देंगे। आपकी इमरजेंसी भी पूरी हुई, और आपके जो मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट है, जिनको आप एलआईसी से पूरा नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड का रिस्क नहीं ले सकते, आप बॉन्ड में या गोल्ड में डाल सकते हैं। अभी जो मैंने पहले बताया वो था टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम का बैकअप, बैकअप अगेंस्ट टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम, की टेम्परेरी नौकरी चली गई, टेम्परेरी बेड रेस्ट हो गया। मेडिक्लेम तो चलो सबका रहता है, आपका नहीं है तो जरूर कराइए। आप अपनी कंपनी के मेडिक्लेम के भरोसे मत रहिएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, कोरोना के टाइम पे कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की, मेडिकल फैसिलिटी बंद कर दी, अब उनको कहीं से मेडिक्लेम मिल ही नहीं रहा, बड़ी परेशानी है। तो अब मैं बात कर रहा हूं परमानेंट लॉस ऑफ इनकम। अभी बात समझिए, मैं 1 लाख रुपए कमा के लाता हूँ, 90,000 रुपए घर में खर्च कर देता हूँ, 10,000 की भविष्य के लिए सेविंग कर रहा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। 6 महीने के लिए मेरी नौकरी चलेगी, उसका मैंने शॉर्ट टर्म सेविंग कर रखा, गुजारा हो जाएगा। बाय द वे मैं नहीं रहा तो मेरे बीवी बच्चों को मंथली कितना चाहिए? भैया मेरे जाने के बाद भी घर में लाख रुपए चाहिए, बस 5-1 हजार रुपए खर्च कम हो जाएगा, जो मेरा खुद का खर्चा था। तो मेरे घर में मेरे जाने के बाद भी लाख रुपए आते रहे, उसका रूल ये बोलता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, मेरी आमदनी का 16 गुना का मेरा बीमा होना चाहिए, जिसे कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। माने मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, महीने का 1 लाख कमाता हूं, तो साल का हो गया 12 लाख, 12 लाख का 16 गुना किया तो निकला करीब 2 करोड़। यदि मैंने 2 करोड़ का जीवन बीमा लिया है, भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ, कोरोना हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, बता के थोड़ी आता है। देखो पिछले कोरोना में कितने नजदीकी लोग हमारे छोड़ के चले गए, उम्मीद भी नहीं थी, कब उम्र में चले गए। मेरी बीवी को 2 करोड़ मिलेगा, ना वो जेठ जी पे भरोसा करेगी, ना दामाद जी पे करेगी, ना देवर पे करेगी। आजकल नहीं करते लोग भरोसा। वो 2 करोड़ रुपए को बैंक में जमा करा देगी, पोस्ट ऑफिस में, और 2 करोड़ का पोस्टल या बैंकिंग डिपॉजिट हो तो 1 लाख रुपए महीने का ब्याज ब्याज आता है, मूलधन सुरक्षित रहेगा। महीने के ब्याज से मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं जाते रहेंगे, जो घर में होंडा सिटी है वो मेंटेन रहेगी, बेचनी नहीं पड़ेगी, अपना मकान मेंटेन रहेगा। तो मैंने रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं। एक, मेरा जीवन बीमा मेरी आमदनी के 16 गुने के बराबर होना चाहिए, सालाना आमदनी के, और मेरी शॉर्ट टर्म सेविंग कम से कम 6 महीने के बराबर का बैकअप होना चाहिए। और तीसरा, इन दोनों को निकालने के बाद
जितना बचे सब निवेश कर दो, भूल जाओ उस पैसे को, डाल के बिजनेस लगाओ अपना। खुद बिजनेस नहीं लगाना, आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, करते रहो, वहां से हर महीने 10% निकालो, म्यूचुअल फंड में डालो या क्वालिटी शेयर्स में डालो। टाटा बिरला अंबानी आपके लिए काम करेंगे, आपको वेल्थ बना के देंगे। जैसा मैंने स्टैंडर्ड एलोकेशन बताया कि भाई पैसे के 3 हिस्से कर दीजिए। पहला एलोकेशन परमानेंट लॉस ऑफ इनकम, दूसरा टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम एंड मेडिक्लेम, तीसरा लाइफ टाइम गोल अचीवमेंट, ड्रीम लाइफ, फ्यूचर वैल्यू, उसके हिसाब से। अब देखो इंडिया में ग्रोथ है, सबको दिख रहा है। अभी हाल ही में बजट आया है, बजट अगर खराब होता ना तो मार्केट गिर जाता, मार्केट नहीं गिरा बल्कि चढ़ा है। विदेशी निवेशकों को भारत पे भरोसा है, रोज नई नई कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, अपना प्लांट लगा रही हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी तो ग्रो करेगी। पिछले 40 साल में हमने 17% सालाना ब्याज शेयर बाजार में बनाया है, और अगले 40 साल में इससे बेहतर बनेगा। देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 1 लाख कमाता हूँ, 90,000 रुपए खर्च करता हूँ। किस पे करता हूँ? टाटा बिरला, अंबानी, अदानी, कोलगेट, जिलेट, इन्हीं कंपनियों पे करता हूँ। जब मैं 2 लाख रुपए कमाऊंगा तो मैं शायद 1,80,000 खर्च करूंगा। किस पे करूंगा? इन्हीं कंपनियों पे करूंगा। महंगी कार लूंगा, ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करूंगा, महंगे हॉस्पिटल में जाऊंगा। और सिर्फ मैं नहीं, आप भी यही करने वाले हैं। आमदनी का 90% हम सब खर्च करते हैं। तो जिन कंपनियों पे खर्च करते हैं उन्हीं के शेयर खरीद लो। इंडिया ग्रोथ स्टोरी को समझो, इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करो। एक में म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स मैंने केवल 2 कंपनी के बताए हैं। गणेश, अगर आपके पास शीट हो तो जरा एक बार वो स्टार फंड की शीट शेयर कर सकते हैं आप। जब तक गणेश जी शेयर कर रहे हैं, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं। शोले मूवी हम सबने देखी है, कॉन्सेप्ट को समझिए। हर मूवी हमें कुछ सिखा के जाती है। ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर को मारना, और आपके बस की नहीं है टाटा बिरला अंबानी बनना। तो भैया टाटा बिरला अंबानी को हायर कर लो, पैसे देके खरीदो उनके शेयर। टाटा बिरला अंबानी बिदानी सब आपके लिए काम करेंगे। ठाकुर साहब ने और वीरू को कीमत दी, हायर कर लिया। गणेश आपकी स्क्रीन दिखी नहीं अभी, बड़ा करो, दिख नहीं रहा। गणेश नहीं दिख रहा दोस्त, बड़ा करो। जी सर, जी सर, कर रहा हूं मैं। एक्सप्लेन भी कर देंगे। सर अभी विजिबल है स्क्रीन? हाँ विजिबल है, बट उतना फिगर साफ नहीं दिख रहा जी। ठीक है। ये आपके सामने कोई म्यूचुअल फंड है। अगर मैं ये आपको दिखाऊं 15 ईयर, तो ऑन एन एवरेज सभी म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 15% सालाना रहा है 15 साल के पीरियड में। पिछले 5 साल का लूं तो करीब करीब 21%, मतलब 15-20 की रेंज में सबके रिटर्न है। कोई एक आधा फंड 12 से 10% की रेंज में भी गया, लेकिन हम अगर एवरेज लें तो ऑलमोस्ट ये लेवल के रिटर्न बने हैं। गणेश आप स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। जी। ओके, तो मैं वापस से प्रेजेंटेशन पर आ गया। मैं सिंपल चाहता हूं कि भाई आपका जो निवेश है उसके 3 हिस्से कीजिए। पहले अपनी जीवन बीमा का 16 गुना ह्यूमन वैल्यू के हिसाब से बीमा लीजिए। दूसरा अपनी शॉर्ट टर्म सेविंग कवर कीजिए। और तीसरा जय और वीरू जैसे व्यक्तियों पे दांव लगाइए। जय और वीरू, टाटा बिरला, अंबानी, बिदानी, जिसको पसंद करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड लीजिए। और इनमें एक बहुत बड़ा प्लेयर आने वाला मार्केट में, जिसका नाम है LIC। LIC जैसे बड़े जहाज पे दांव लगाइए। और देखिए 15% ग्रोथ कुछ कम नहीं होती। 15% ग्रोथ का मतलब होता है 5 साल में पैसा दुगना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना। मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, नौकरी पेशा है, आज लाख रुपए डाल दीजिए, अगले 25 साल में 1 करोड़ के लगभग हो जाएगा वो पैसा, अगर बाजार पे भरोसा करते हैं तो। इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन यहीं खत्म होता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे या दुबे जी को मौका दीजिए। आपकी आर्थिक कुंडली पढ़ेंगे, आपकी आर्थिक कुंडली के हिसाब से जो आपके टारगेट्स है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कि कितना निवेश करें, कितना बीमा करें, कितना शॉर्ट टर्म सेविंग हो, कौन सा म्यूचुअल फंड लें। मौका देंगे तो बैठ के आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक बार डिस्क्लेमर अगेन जो जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच नवीन दुबे जी और आप सभी लोग, आप लोगों ने मुझे मौका दिया और आज ये प्रेजेंटेशन अरेंज किया गया। ओवर टू यू नवीन दुबे जी, अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो हम लोग ले सकते हैं। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपका रहा।
और बेसिकली रियल में ये फाइनेंशियल प्लानिंग की आपने जो नॉलेज दी हमें, आई थिंक हमारे काफी ग्राहक इसको जो है अडॉप्ट करेंगे, काफी दोस्त जो हमारे हैं। तो दोस्तों अगर कोई नॉलेज, जैसे कि मेन क्रक्स जो अमित जी ने बताया कि आप अपने पैसे के 3 टुकड़े करिए, 33% से आप जो है अपने पूरे लाइफ इंश्योरेंस को कवर करिए कि अगर भगवान न करे कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से चलती रहेगी। 33% से जैसे बताया कि इमरजेंसी प्लानिंग, शॉर्ट टर्म नीड, मेडिकल इंश्योरेंस, उसका प्लानिंग करिए। और बाकी 33% से आप वेल्थ जनरेट करने के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप उसको इन्वेस्ट करिए। ये मेन क्रक्स जो है। बाकी और भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं या अपना स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हैं प्लीज। अगर क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज बताइए। राकेश भाई कोई क्वेश्चन आपका है? कुछ ऑन करिए, वीडियो अनम्यूट है, अनम्यूट है, म्यूट करिए इनको, राकेश जी को अनम्यूट करिए। गणेश एक बार आप सबको ना अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट राकेश जी कर अभी भी दीजिए। म्यूटेड है। हाँ म्यूट कर दिया, म्यूट हो गए हैं। अमित जी आप म्यूट हैं। आईपीओ के बारे में किसी का सवाल है कि आईपीओ क्या होता है। देखिए, जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर निकालती है तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी आती, हाथ जोड़ के खड़ी होती है कि साहब मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। क्योंकि एक लेवल के बाद बैंक लोन देना बंद कर देता है, तो उसके बदले कंपनी ऑफर करती है कि मैं अपने शेयर दे रहा हूं, आज के बाद आप मेरा शेयर खरीदिए, मेरे बिजनेस में हिस्सेदार बनिए, जो भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उसका पैसा आपको मिलेगा। इनिशियल पब्लिक ऑफर करके आता है। अब कोई कोई कंपनी इतनी अच्छी होती है कि उनकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है, लोग इतना खरीदना चाहते हैं कि सबको आईपीओ मिल नहीं पाता, लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट होता है। फिर जब आईपीओ पहली बार शेयर बाजार में आता है तो पहले दिन उसकी डिमांड की वजह से उसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि डबल भी हो जाता है। तो जब कोई कंपनी पहली बार अपना आईपीओ लाती है उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। एलआईसी का आने वाला है, ओयो होटल का आने वाला है, जोमेटो का ऑलरेडी आ चुका है, जोमेटो है, और पेटीएम का भी आ चुका है, तो इसे कहते हैं आईपीओ। और दूसरा, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट इन एलआईसी आईपीओ। देखो, एलआईसी आईपीओ का जहां तक सवाल है, एलआईसी इस दुनिया में, एशिया में सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है लिस्टिंग के बाद। मुझे ऐसा मानना है कि एलआईसी की वैल्यूएशन इतनी बड़ी होगी कि कराची स्टॉक एक्सचेंज भी उसके सामने छोटा पड़ेगा। तो केवल एलआईसी आईपीओ में मत डालिए, हालांकि एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी के हिलने वाले नहीं। आप अपनी आमदनी का 10%, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जो भी महीने का कमाते हैं उसका 10% निकालिए और अलग अलग कंपनी के शेयर लीजिए, एलआईसी आईपीओ लीजिए। बेहतर है म्यूचुअल फंड लीजिए, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो पैसा अपने आप ही 50 कंपनी में बांट के लग जाता है। लेकिन एक प्रैक्टिस डेवलप कीजिए कि भाई हर महीने 10% निकालूंगा अपने बेहतर भविष्य के लिए। अभी एलआईसी का आईपीओ है, ये लीजिए, कल को ओयो होटल का आएगा, वो लेना। हर महीने कोई ना कोई नया आईपीओ आता रहता है। तो जो कंपनी का ग्रोथ आपको लगता है कि यार ये कंपनी तो अच्छी है, स्टेबल है, डूबने वाली नहीं है, इसका ग्रोथ होएगा, यूथ में, जनरेशन में, भविष्य में डिमांड है, आप वो आईपीओ खरीद सकते हैं। राकेश जी का कुछ क्वेश्चन था, पूछना चाह रहे थे। हाँ राकेश भाई बताइए प्लीज। नमस्कार अमित जी, और सभी लोग नमस्कार सबको जो लोग साथ में जुड़े हुए मेंबर हैं हमारे। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम राकेश दुबे है, नवीन जी अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनका फ्रेंड हूँ और बड़ा सौभाग्य है कि मैं पहली बार जुड़ा हूँ। मेरा एक सवाल है अमित जी से रिगार्डिंग ये आईपीओ प्लेटफॉर्म हमें कैसे अवेलेबल होता है, हमें कैसे पता चलेगा इसका प्लेटफॉर्म क्या है कि अगर हमें कोई शेयर खरीदना है तो सबसे पहले जो जानकारी होती है कंपनी के बारे में वो हमारे तक कैसे मिले पहले? मैं बताता हूं सर। जैसे बैंक अकाउंट में पैसा रखा जाता है, पैसा रखने के लिए आप बैंक में खाता खुलवाते हैं, ऐसे शेयर्स रखने के लिए डीमेट अकाउंट होता है। आपको कहीं पर भी डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा, किसी भी ब्रोकिंग फर्म में खुलवा सकते हैं, सभी बैंकों में खुलता है। दूसरा, नवीन दुबे जी की ऑलरेडी एनजे फंड के साथ फ्रेंचाइजी है, तो मैं खुद भी एनजे फंड में एसोसिएटेड हूँ। एनजे फंड एक 25 साल पुरानी कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में इनकी ब्रांच है।
तो आप मेरे साथ या नवीन दुबे जी के साथ या एनजे फंड के साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। जैसे ही आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, अभी आपको शेयर बाजार से जुड़ी खबरें दुबे जी की तरफ से नहीं मिलती होंगी, क्योंकि सेबी की रिस्ट्रिक्शन है। जब आप हमारे शेयर बाजार वाले निवेशक बन जाएंगे, तब आपको शेयर बाजार से जुड़ी खबरें भी मिलने लगेंगी कि फलानी कंपनी का आईपीओ आया है, ये आईपीओ अच्छा है, इस आईपीओ में निवेश करें। तो अपने आप ही अलर्ट आने लगेंगे। आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, आईपीओ में कीजिए, धीरे धीरे सब सीखते चले जाएंगे। अच्छा, दोस्तों ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो सबके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेरी है कि आईपीओ एलआईसी का मिलेगा कैसे। तो एलआईसी का आईपीओ मिलने के लिए आपको दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, जैसे अमित जी ने बताया कि पहला आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए, पहला कंडीशन है, तभी आपका एलआईसी का आईपीओ मिलेगा। दूसरा, आपका जितनी भी पॉलिसी है एलआईसी की, आपका उसमें पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। पैन कार्ड लिंक होने से क्या है कि एलआईसी अपने क्लाइंट को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकती है, मे बी नॉर्मल मार्केट से शायद वो कुछ सस्ते रेट पे अपने क्लाइंट को ऑफर कर सकती है। तो ये दो कंडीशन है, पहले तो अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपको, और दूसरा आपकी जितनी भी पॉलिसी है वो पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। बाकी कोई और नॉलेज अगर आपको चाहिए तो बाद में क्लास के बाद आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट के बारे में पूरा विस्तार बता दूंगा कि कैसे खुलना है, क्या खुलना है, सब बैठे बैठे सारा काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा, क्योंकि मिलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसमें जैसे हमारे कुछ मित्र बाहर से हैं, जैसे राकेश जी केनिया से हैं, और ऐसे अलग अलग कंट्री से भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, यूएसए से हैं, सिंगापुर से हैं, मलेशिया से, दुबई से, बहुत सारे जगह से हैं। तो उनके लिए पर्सनली मिलना तो पॉसिबल नहीं है अभी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ ऑनलाइन आज के डेट में पॉसिबल है, जो कि जूम पे देखिए ना, हम लोग यहाँ से बैठे बैठे कहाँ से इतने सारे लोग इकट्ठा कनेक्टेड हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ पॉसिबल है। प्लीज अगला क्वेश्चन। एक मिनट, ये ना जो एलआईसी पॉलिसी अगर पहले से भी है ना, तो उसमें पैन नंबर लिंक कंपलसरी है। उसका लिंक अभी गणेश जी आपको दे देंगे। गणेश, वो लिंक आप फॉरवर्ड कर देना। और अगर आप नहीं कर पाते तो पॉलिसी नंबर मुझे या दुबे जी को या गणेश जी को दे दीजिए, हम यहाँ से इनिशिएट करेंगे, आपको ओटीपी जाएगा, ओटीपी दे देना। और डीमेट अकाउंट भी खोलना बहुत आसान है, केवल आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक दे दीजिए। गणेश, आप जरा प्रोसेस बताएंगे डीमेट अकाउंट का? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ इस डॉक्यूमेंट होती है रिक्वायरमेंट। एक सबसे पहले आपका पैन कार्ड, और सेकंड है आपका आधार कार्ड, और तीसरा आपका बैंक का चेक, चौथा है आपका सिग्नेचर, इसके साथ में मोबाइल नंबर और मेल आईडी। गिनती के 10 मिनट लगता है हमें बस अकाउंट ओपन करने के लिए। तो आप ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही हो जाएगा काम आपको। हाँ, सब मोबाइल ऐप बेस्ड। आप नवीन दुबे जी को व्हाट्सएप कर दीजिए, काम हो जाएगा। एक सवाल आया कि विच शेयर वी शुड बाय टू गेट गुड रिटर्न नेक्स्ट 5 ईयर, श्री राम दुबे जी का। दुबे जी, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ना सेबी मुझे रिस्ट्रिक्ट करता है कि मैं शेयर्स के नाम नहीं ले सकता, बट उसके बावजूद मैंने 5 सेक्टर स्क्रीन पर लिखे थे थोड़ी देर पहले। उन 5 सेक्टर के साथ कंपनियां लिखी थी जिसे मैं बोल नहीं सकता, बस स्क्रीन पे लिखा था। ये वीडियो थोड़ी देर नहीं, शायद कल या परसों नवीन दुबे जी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। मैं सेक्टर एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, शेयर का नाम नहीं बताऊंगा, पीछे जाके देख लेना। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑनलाइन गेमिंग, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बूमिंग सेक्टर है। बजट में भी इनके ऊपर स्पेशल फोकस किया गया है, तो आप ऐसे शेयर ले सकते हैं। बट अगेन मैं यही बोलूंगा, ये न्यूज कब आती है कब चली जाती पता नहीं चलता। बेहतर है म्यूचुअल फंड में आइए, म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर अपने हिसाब से रिसर्च करके कब कौन सा शेयर खरीदना बेचना है वो कर सकता है। एक दूसरा संकल्प मिश्रा जी का सवाल है, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट इन एलआईसी आईपीओ? दादा, मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, अपना जीवन बीमा और अपनी शॉर्ट टर्म सेविंग और घर का खर्चा, ये निकालने के बाद जितना बचता है सब शेयर बाजार में डाल दीजिए। चाहे एलआईसी आईपीओ लीजिए या दूसरी कंपनी के शेयर लीजिए या म्यूचुअल फंड लीजिए, जितना ज्यादा आप निवेश करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। एलआईसी आईपीओ का मिनिमम एप्लीकेशन साइज 14,500 के लगभग है एक लॉट का। अगर आप एक लॉट लेते हैं, मल्टीपल लॉट 14 दूनी 28 इस तरह से, या 4 लॉट लेते हैं तो करीब करीब 49,000 के लगभग बनेगा। तो आप अभी नए निवेशक हैं तो एक लॉट से शुरुआत कीजिए, जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ज्यादा खरीदने लगिएगा। और एक क्वेश्चन है, which shares we should buy, a minimum how much and maximum how much we can invest in this LIC IPO? सर, LIC IPO ने पॉलिसी होल्डर और रिटेल कैटेगरी को स्पेसिफाई किया है। रिटेल कस्टमर मिनिमम 14,500 का एप्लीकेशन होता है और मैक्सिमम 2 लाख का होता है यदि आप रिटेल कैटेगरी से आते हैं, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि LIC का प्राइस डिस्काउंट करके दिया जाएगा।
मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, इससे पहले जितनी भी सरकारी कंपनियां बेची गई हैं, सरकार ने जो आईपीओ निकाले हैं गवर्नमेंट कंपनी के, वह करीब करीब 5% का डिस्काउंट दिया है। एलआईसी में मुझे उम्मीद है 10% की, जो मैं प्रिंटेड कमिटमेंट के साथ नहीं कह सकता। हाँ, पॉलिसी होल्डर के लिए 10% रिजर्व है, वो मैं कमिटमेंट के साथ कह सकता हूँ। उसके लिए अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है तो पॉलिसी जरूर लीजिए। पॉलिसी मिनिमम 5 लाख की होगी या 10 लाख की, ये स्पेसिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई क्लैरिफिकेशन एलआईसी ने नहीं दिया। हो सकता है ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ जाए तो लिमिट लगा दे कि 10 लाख वाले पॉलिसी होल्डर को देंगे, उससे नीचे नहीं देंगे, बट ये वैलिड है नहीं है मैं नहीं जानता। पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्वेशन है, ये बात वैलिड है। और डिस्काउंट भी मान के चलिए, मान लीजिए 10% का डिस्काउंट दे दिया, माने 100 रुपए का शेयर 90 रुपए में मिलेगा। बाकी दुनिया को 100 में मिल रहा है, आपको 90 में मिलेगा। अभी खुद सोचो, 100 का चीज आपको 90 में मिला, 10 दिन के बाद वो 100 में वापस बिक जाएगा। 10 दिन की इन्वेस्टमेंट पे 10% का रिटर्न कहां बनता है दादा? यहाँ बन सकता है। तो मिनिमम 14,500 और मैक्सिमम 2 लाख, ये सवाल था राजन सिंह जी का। और हाउ मच डीमेट अकाउंट ओपनिंग कॉस्ट इज देयर? सर, इंडिया में डीमेट अकाउंट केवल 2 ही जगह खुलते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, दोनों गवर्नमेंट बॉडी हैं। बाकी सब इनके ब्रोकर या रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं। तो एनजे फंड भी इनका रजिस्टर्ड एजेंट है। और 99% ब्रोकिंग हाउस में पहले साल डीमेट अकाउंट की कोई फीस नहीं लगती। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड डीमेट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो एनएसडीएल या सीडीएसएल का, वो 350 रुपए है, जो मेरे हिसाब से ना के बराबर है। आपको एक अच्छा आईपीओ अलॉट हो गया ना, अच्छी जिसकी डिमांड ज्यादा है, तो पहले दिन पैसा डबल हो जाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन था फीस का, पहले साल डीमेट अकाउंट फ्री है, सेकेंड ईयर से 350 रुपए फीस लगेगी। और उसमें भी एक कंडीशन है कि यदि आप 364 दिन से पहले बंद करा देंगे तो फीस नहीं लगेगी। और यदि आपके डीमेट अकाउंट में 50,000 से कम के शेयर या म्यूचुअल फंड है तो भी फीस नहीं लगेगी। जी, अगला क्वेश्चन कोई हो थैंक यू अमित जी। तो आप मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और सबको अनम्यूट कर दिया गया है, अनम्यूट कर दीजिए गणेश जी। कोई ओपनली पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। This LIC IPO investment will be monthly, yearly or one time? सर, एलआईसी का जो आईपीओ है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट सिंगल एप्लीकेशन होता है। जब इनिशियल पब्लिक ऑफर आएगा, आईपीओ एक बार के लिए खुलता है और आपको इकट्ठा रकम देके लेना होता है। लेकिन जब भी कोई आईपीओ, मतलब किसी भी कंपनी का शेयर पहली बार आता है, तो आप एक बार पैसा देके लेते हैं, 10 दिन के बाद वो शेयर बाजार में लिस्ट हो जाता है। तो रोज खरीदिए, दिन में 2 बार खरीदिए, हफ्ते में 2 बार खरीदिए, महीने के महीने कुछ शेयर लेते रहिए, आप कभी भी कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे निवेशकों को जानता हूं जो रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर हर महीने खरीदते हैं। बोलते मेरे को रिलायंस इंडस्ट्री पे भरोसा, बड़ी कंपनी, कहीं नहीं डूबेगा, मुकेश अंबानी, वो हर महीने एक शेयर खरीद लेते हैं। उनकी तनख्वाह के हिसाब से करीब 2,500-3 हजार रुपए का शेयर होगा। तो पहली बार आपको इकट्ठा पैसा देना है, 14,000 से लेके 2 लाख के बीच में कोई भी रकम आप दे सकते हैं, इन मल्टीपल ऑफ 15,000। उसके बाद जब वो लिस्ट हो जाएगा, तब आप जब मर्जी खरीदे, जब मर्जी बेचे, इसमें कोई लॉक इन नहीं होता। जी, और कोई सवाल? दुबे जी, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पब्लिक फोरम पे लोग नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ पाते, बिल्कुल गणेश आपका जी सर। दुबे जी के साथ। सर वैसे मैं इनके पास में जाऊंगा परसों, और हो सकता है कि वहां पे हम लोग जाकर के इनके क्लाइंटों से मीटिंग करें। जो भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे सवाल जो है तो वो पूछना नहीं चाहते हैं, तो वैसे मैं मंगलवार को वैसे मैं उनके ऑफिस में विजिट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हम लोग अपना 1-to-1 बैठ करके अपने वहाँ पे उसमें जो भी होंगे इनके क्वेश्चंस वगैरह पर्सनली पूछ वहाँ पे हो सकते हैं। सकता वो है। मेरे को कांटेक्ट करके पर्सनली आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने सामने यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपना, कई सारे लोगों का अलग अलग क्वेश्चन होता है, तो कई लोग हो सकता है नहीं पूछ पाए पर्सनली यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। हम ऐसा कर सकते हैं कि आप दुबे जी से कांटेक्ट कीजिए, हम लोग जूम पे भी मीटिंग कर सकते हैं। और यदि आप अपने फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं दुबे जी के साथ या गणेश जी दुबे जी के साथ आपके घर आएंगे, आपकी आर्थिक कुंडली, जैसा मैंने पहले कहा, पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लान आपका बनाएंगे कि कहीं बीमे की रिक्वायरमेंट है या मेडिक्लेम कम वैल्यू का है या शॉर्ट टर्म सेविंग। शॉर्ट टर्म सेविंग तो सभी की लाइफ होती है, हर किसी की लाइफ में 2-3 साल के बाद, 6 महीने के बाद कुछ खर्चे आने, तो शॉर्ट टर्म सेविंग वाले प्रोडक्ट तो आप जरूर लीजिए, या डिजिटल गोल्ड की जैसे मैंने बात की। तो मैं या गणेश जी दुबे जी के साथ आपके ऑफिस भी आ सकते हैं, आप दुबे जी के ऑफिस आ सकते हैं, आप आना चाहें, जूम पे करना चाहें तो जूम पे भी कर सकते हैं। जी, ओवर टू यू दुबे जी।
जी सर, थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने बताया, और हर आदमी की पर्सनल नीड अलग-अलग है, हर आदमी की जो है इनकम अलग है, तो हर आदमी का जो है एक बार समय आप लोग दीजिए, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग करके दे सकते हैं कि भाई कितने का, भाई हर आदमी की इनकम अलग है, तो आपको कितने का बीमा चाहिए, आपकी इनकम अलग है तो आपका कितना रिटायरमेंट के लिए, कितना आपका खर्चा कितना, उसके हिसाब से रिटायरमेंट का कितना पैसा आपको चाहिए, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, वो आपकी इनकम के हिसाब से अलग-अलग, जैसे भाई 15 से 16 गुना एनुअल इनकम का होना चाहिए। तो आप लोग पर्सनली मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद सबका कि आप लोग आए, और बड़ा शॉर्ट नोटिस हमने दिया था, और बड़ा अच्छा लगा। और आगे से मैं हर महीने कोशिश करूंगा कि एक जूम मीटिंग आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करें अलग-अलग टॉपिक पे। और विशेष धन्यवाद आप सभी लोगों का। और अमित जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। गणेश जी आपका थैंक यू सर, बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू वेरी मच। राकेश जी आपका धन्यवाद। रणबीर जी आप सबका धन्यवाद। गार्गी मैडम आपका धन्यवाद। जितने भी लोग, मुंगिया साहब धन्यवाद आप सबका, जो लोग भी आए यहाँ पे सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्सनली आप लोग ये मीटिंग के बाद हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम सेशन को एंड करें। एनी क्वेश्चन किसी का? ठीक है गणेश, आप मीटिंग एंड कर लीजिए। ये वीडियो सर हम 2-1 दिन के अंदर आपके नवीन दुबे जी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू, फिर से ठीक आपका है सर, धन्यवाद अमित जी। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू। थैंक यू, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।